पिछली क्लास में भुगतान संतुलन की बारे में चर्चा कर रहे थे। भुगतान संतुलन के असाम्य के कारण या भुगतान असंतुलन क्यों उत्पन्न हो जाता है, इसके कारणों की चर्चा पिछली क्लास में की जा रही थी। इसके अंतर्गत हमने विकास एवं विनियोग कार्यक्रम के कारण भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाता है। चक्रीय उच्चावचन भी एक इसका कारण माना गया था। इसके बाद जो विकसित देश होते हैं, उन विकसित देशों के द्वारा आयात प्रतिबंध लगाने के कारण भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव के कारण भी हमारे देश के आर्थिक विकास के कारण जब लोगों की आय बढ़ती है और आय बढ़ने से जब कीमतों में वृद्धि होती है, फलस्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे निर्यात हतोत्साहित और आयात बढ़ जाते हैं, जिससे भी हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाता है। इसके बाद एक और कारण के बारे में चर्चा की थी, वो थी आपकी निर्यात मांग में परिवर्तन, यानी जिन वस्तुओं का विकसित देश निर्यात कर रहे थे, उन वस्तुओं का उत्पादन अब वो खुद करने लगे हैं, जिससे हमारे निर्यात कम और आयात स्थिर रहे, जिससे संरचनात्मक असंतुलन उत्पन्न हो गया। ये सारे कारणों के बारे में चर्चा पिछली क्लास में कर चुके। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कारण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, भुगतान संतुलन में असाम्य के कारण। भुगतान संतुलन में असाम्य के कारण के अंतर्गत नेक्स्ट कारण की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट कारण है आपका तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर। हेडिंग डालिए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होने का कारण माना जाता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है, जिनका इन देशों के आर्थिक विकास एवं उसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है, या जिस हिसाब से विकास हो रहा है उस हिसाब से जनसंख्या उससे ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे आयात बढ़ रहे हैं। जिन वस्तुओं का उत्पादन हम यहाँ पर कर रहे हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अधिकतम उत्पादन यहीं पर खत्म हो जाता है या उसकी खपत यहीं पर हो जाती है, जिससे निर्यातों की मात्रा नहीं बढ़ पाती। इससे भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण एक तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आयात की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और निर्यात घरेलू उपभोग के कारण कम हो जाते हैं। और जब निर्यात कम होंगे, आयातों की मात्रा बढ़ेगी, तो आपको खुद को पता है कि हमारा जो भुगतान संतुलन है, वो भुगतान संतुलन कैसा भुगतान संतुलन होगा? वो भुगतान संतुलन होगा प्रतिकूल भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन होगा। इसलिए तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर भी जो है भुगतान संतुलन में असाम्य के कारणों के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव भी भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होने के
देखा देखी करके हम भी उन वस्तुओं का उपभोग करने लग जाते हैं, जिससे विदेशी आयात बढ़ जाते हैं। और जब विदेशी आयात बढ़ेंगे तो हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाएगा। प्रोफेसर नकर्से ने अपनी पुस्तक प्रदर्शन प्रभाव में, प्रोफेसर नकर्से ने इन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? प्रदर्शन प्रभाव। प्रोफेसर नकर्से की पुस्तक है प्रदर्शन प्रभाव। इसको इनवर्टेड कोमा में कर लेना और इसके नीचे अंडरलाइन में कर लो। प्रदर्शन प्रभाव में जो है व्यापक रूप से प्रदर्शन प्रभाव की चर्चा की है उन्होंने अपनी पुस्तक में। किसकी चर्चा की है? प्रदर्शन प्रभाव की। इसमें उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक के बारे में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, राजनीतिक एवं अन्य सामाजिक कारणों से जब विकासशील देश विकसित देशों के संपर्क में आते हैं तो वहाँ के लोग विकसित देशों के लोगों की देखा देखी उनके उपभोग को, उनकी आदतों को अपनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यानी जिस प्रकार उनकी आदतें होती है, वो जिस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं, हम भी उनकी देखा देखी उन वस्तुओं का यूज करने लग जाते हैं, जिससे हमारे पाश्चात्य तड़क भड़क को अपनाकर हम उन विकसित देशों की वस्तुओं का उपभोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। फलस्वरूप हमारे आयातों में वृद्धि हो जाती है और हमें ऐसी विदेशी वस्तुओं का आयात हमारे यहाँ पर जो है करना पड़ता है। इससे हमारे इन देशों की आयात प्रवृत्ति में तो वृद्धि होने लगती है और हमारे देश के जो निर्यात हैं उन निर्यातों की मात्रा स्थिर रहती है। जब आयात बढ़ेंगे और निर्यातों की मात्रा स्थिर रहेगी तो आपको खुद को पता है कि विकासशील देश प्रदर्शन प्रभाव के कारण हमारे देश का भुगतान संतुलन असंतुलन में या प्रतिकूल भुगतान संतुलन में बदल जाएगा प्रदर्शन प्रभाव के कारण। प्रोफेसर नकर्से ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें प्रदर्शन प्रभाव की व्यापक रूप से चर्चा की है और उसमें बताया कि जब से हम विकसित देशों के स्वतंत्र व्यापार के कारण संपर्क में आए हैं, उनके राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संबंध हमसे बने हैं और अब जब से हमने उनकी देखा देखी करी है तो जिन वस्तुओं का वह यूज करते हैं उन वस्तुओं का यूज हम करने लगे हैं। फलस्वरूप हमें विदेशों से ज़्यादा मात्रा में उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है और हमारे निर्यात उस मात्रा में नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस मात्रा में आयात बढ़ते हैं, जिससे विकासशील देशों का भुगतान संतुलन जो है प्रतिकूल हो जाता है या भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है। तो प्रदर्शन प्रभाव भी भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होने का एक कारण माना जाता है। पहले हमारे यहाँ पर जींस वगैरह को जो है लड़कियां गर्ल्स वगैरह नहीं पहनती थी। अभी आप देखो पाश्चात्य देशों की देखा देखी हमारे यहाँ पर उन चीज़ों का चलन काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। हम बनाने लग गए हैं लेकिन देखा देखी तो हमारी मम्मी से हुई है, जिससे हमारे आयात बढ़े हैं तो हमारा भुगतान संतुलन जो है किसमें बदल जाएगा? प्रतिकूल भुगतान संतुलन में बदल जाएगा। एक लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग भी भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होने के कारणों के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग भी भुगतान संतुलन में असाम्य के कारणों के अंतर्गत आता है। अपने विकास कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था के लिए विकासशील देश अपने देश के विकास कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था के लिए बहुत सारे विकासशील देश जो है विकसित देशों से भारी मात्रा में पूंजी की अभाव के कारण या
वित्तीय साधनों के अभाव के कारण वो विकसित देशों से भारी मात्रा में क्या ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, जिसके बदले या जिस ऋण के बदले उन्हें क्या देना पड़ता है, उस ऋण के बदले उन्हें ब्याज देना पड़ता है मूलधन सहित। जो पैसा उधार ले रहे हैं वो तो आपको देना ही देना है और साथ में आपको भारी मात्रा में ब्याज भी देना होगा, जिसकी वापसी के लिए उन्हें बहुत अधिक विदेशी विनिमय जो है खर्च करना होता है, जिससे उनके भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब जो विदेशी ऋण हमने लिया था उस विदेशी ऋण को मूलधन और ब्याज के सहित हमें भारी मात्रा में उस पैसे को वापस चुकाना होता है, जिससे हमारा भुगतान संतुलन जो है असंतुलन में बदल जाता है। इसके अलावा विकसित देश कई बार जो है पूंजी के बदले जो है बहुत सारी शर्तें भी रख देते हैं और वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता भी कई बार उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग भी जो है भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारणों के अंतर्गत आता है। ये आपके भुगतान संतुलन में असंतुलन के 8 कारण या असाम्य में 8 कारण हैं। इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो आपका भुगतान संतुलन जो कि प्रतिकूल अधिक है उसके असाम्य को ठीक करने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे कि भुगतान संतुलन में जो असंतुलन उत्पन्न हो गया है उस असंतुलन को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है या ऐसे कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे भुगतान संतुलन जो है में असाम्य जो उत्पन्न हो गया है उसमें असाम्य को कैसे दूर किया जाए और भुगतान असंतुलन किस प्रकार से संतुलन में या आदि के भुगतान संतुलन में बदल जाए। पहले आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद अपन करते हैं भुगतान संतुलन में असाम्य को ठीक करने के उपाय। भुगतान संतुलन में असाम्य को ठीक करने के उपायों के अंतर्गत वही पहले अपन सारणी बनाएंगे और उस सारणी के अकॉर्डिंग ही वर्णन किया जाएगा। आप लोगों को भी एग्जाम में पहले सारणी बनानी है, उस सारणी के अकॉर्डिंग ही टू द पॉइंट जो है वर्णन करना है। सबसे देखिए भुगतान संतुलन में असाम्य को ठीक करने के उपाय। हेडिंग डालो भुगतान संतुलन में असाम्य को ठीक करने के उपाय। भुगतान संतुलन में असाम्य को ठीक करने के उपायों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत एक तो है आपका मौद्रिक उपाय और दूसरा है आपका गैर मौद्रिक उपाय। तो गैर मौद्रिक उपायों में कौन कौन से आएंगे और मौद्रिक उपायों में कौन कौन से आएंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप भुगतान संतुलन में असाम्य के ठीक करने के कारणों के अंतर्गत, ठीक करने के उपायों के अंतर्गत इसको 2 भागों में बांटेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर अपन ए कर देते हैं। ये हो गया आपका मौद्रिक उपाय जो कि मुद्रा के अंतर्गत या मुद्रा में माना जाता है, और दूसरा जो उपाय होगा वो होगा आपका गैर मौद्रिक उपाय। बिना मुद्रा की जो उपाय होंगे वो आपके गैर मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आते हैं। मौद्रिक उपायों में सबसे पहला है मुद्रा संकुचन, यानी मुद्रा की मात्रा को कम करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके, कीमतों में कमी करके, निर्यातों को बढ़ाकर, आयातों को कम करके हम भुगतान संतुलन में असाम्य को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डालिए आप
मुद्रा संकुचन। फर्स्ट पॉइंट क्या डालेंगे? इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं जैसे माया की। मौद्रिक उपायों के अंतर्गत फर्स्ट है मुद्रा संकुचन, यानी मुद्रा की मात्रा को कम करके, कीमतों को नियंत्रित करके, निर्यातों को बढ़ाकर भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर किया जा सकता है। इसका विस्तृत वर्णन बाद में पढ़ेंगे, अभी आप पहले इंडेक्स बना लीजिए। इसके बाद है विनिमय नियंत्रण। मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आएगा क्या? विनिमय नियंत्रण। नेक्स्ट है अवमूल्यन। अवमूल्यन छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अवमूल्यन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आता है। फिर है विनिमय मूल्य ह्रास। विनिमय मूल्य ह्रास ये भी आपके मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आएंगे, जिनका वर्णन सारणी बनने के बाद किया जाएगा। बात करेंगे गैर मौद्रिक उपायों की। गैर मौद्रिक उपायों में आयातों पर प्रतिबंध। आयातों पर प्रतिबंध यानी आयातों को कम करके हम क्या कर सकते हैं? भुगतान संतुलन में असाम्य को कम कर सकते हैं आयातों पर प्रतिबंध लगाकर। अब ये जो आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा उसमें आपको बता रखा है मैंने कौन कौन सी चीजें आएंगी। इसमें प्रशुल्क नीति अपनाकर आयात को कम किया जा सकता है, कोटा प्रणाली अपनाकर आयात को कम किया जा सकता है। मेन तो ये दोनों ही चीजें आती है जिसमें आयातों की मात्रा को कम किया जा सकता है। साथ में और भी बहुत सारे लाइसेंस प्रणाली है, वैधानिक कानून बनाकर जो है सीमा कर, तटवर्ती सीमा कर लगाकर जो है इसको किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आयातों पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रशुल्क, टैक्स लगाकर, टैक्स की मात्रा को बढ़ाकर। थर्ड है आपका निर्यातों को प्रोत्साहन देकर। निर्यातों को प्रोत्साहन यानी ज्यादा मात्रा में निर्यातों में वृद्धि की जाए, आयातों को कम किया जाए या फिर उनको स्थिर रखकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा असंतुलन के जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की, उसको दूर किया जा सकता है निर्यातों में वृद्धि करके। नेक्स्ट है विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम कर दो। निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम निर्यातों को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम अपनाए जाए ताकि हमारे देश के निर्यात ज्यादा मात्रा में बढ़ सके। इसके बाद बात आती है विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। जो विदेशी लोग हैं जो हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उन पर्यटकों को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। और जब विदेशी मुद्रा अर्जित होगी तो हमारे विदेशी मुद्रा कोष भंडार में वृद्धि होगी। फलस्वरूप हमें जब किसी वस्तु का आयात करना होगा तो हम उस विदेशी वस्तु का आयात कर सकते हैं। तो विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन हो गया। विदेशी पूंजी तथा विनियोग, विदेशी पूंजी तथा विनियोग, इसके अंतर्गत हम जो विदेशी पूंजी है उसको हमारे यहाँ पर विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करके जो है हमारे यहाँ के उद्योगों का विकास किया जा सकता है। और जब हमारे यहाँ के उद्योगों का विकास होगा तो हमारे देश के लोगों को रोजगार
पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है तो उस विदेशी पूंजी को आकर्षित करके हमारे यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में विनियोग करवाया जाए, जिससे हमारे देश का विकास हो सके और हमारे देश की आय बढ़ेगी तो जो है भुगतान संतुलन में असामय दूर होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाए गए उपाय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाए गए उपाय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको क्या बोलते हैं IMF, दोनों साइड में IMF शॉर्ट में बोलते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो भी सुझाव अपनाए गए हैं या जो भी सुझाव बताए गए हैं उन सुझावों के बारे में जो है ध्यान देना और उन सुझावों को अपनाकर विकासशील देश जो है प्रतिकूल भुगतान संतुलन में बदल सकता है। इस प्रकार ये आपके भुगतान संतुलन में जो असामय उत्पन्न हो गए थे उन असामय को इन उपायों के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत मौद्रिक उपाय और गैर मौद्रिक उपाय दो उपाय बताए गए हैं। मौद्रिक उपायों में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करके आपके यहाँ पर जो भुगतान संतुलन में जो असामय उत्पन्न हो गया है उस असामय को इन मौद्रिक उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है। आयातों की मात्रा को कम करके निर्यातों की मात्रा में वृद्धि करके निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों के द्वारा जो निर्यात उद्योग हैं उन उद्योगों को ज़्यादा सुविधाएं देकर लागत में कमी करके कीमतों में कमी करके हम निर्यात को बढ़ाकर असंतुलन को दूर कर सकते हैं। इन मौद्रिक उपायों के साथ साथ गैर मौद्रिक उपाय जो है इन उपायों के द्वारा भी जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है उस असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। इन गैर मौद्रिक उपायों में प्रतिबंध लगाकर किस पर आयातों पर प्रतिबंध लगा के जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे थे उन वस्तुओं को हम हमारे देश में ही अगर उत्पादित करें तो हम जो है आयात की मात्रा को कम कर पाएंगे और आयात की मात्रा को कम करके और निर्यात को जब बढ़ाया जाएगा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम के द्वारा तो हमारा भुगतान संतुलन जो कि असंतुलन में था वो आपका संतुलन में हो जाएगा। इसके अलावा आयातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशुल्क भी लगाकर विदेशी वस्तु को हमारे देश के अंदर महंगा कर दिया जाता है, जिससे वो वस्तु बिक नहीं पाती है। फलस्वरूप वो धीरे धीरे हमारे यहाँ पर आना कम हो जाती है, जिससे आयात कम हो जाते हैं और हमारी वस्तु जो है विदेशी वस्तु की तुलना में सस्ती होने के कारण हमारे देश में तो बिकेगी साथ में विदेशों में भी बिकती है, जिससे निर्यात बढ़ेंगे, फलस्वरूप असंतुलन ठीक होगा। इसके अलावा जो उद्योग जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा था निर्यात उद्योग जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देकर निर्यातों में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ पर यात्रा करने के लिए या घूमने के लिए आते हैं उनको विभिन्न सुविधाएं देकर विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश में विदेशी पूंजी का आवागमन हो सके। इसके अलावा जो बाहर विदेशी पूंजी है उस पूंजी का जो है हमारे देश के अंदर अंतर प्रवाह यानी निवेश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारे यहाँ पर उद्योग धंधों का और विकसित टेक्नोलॉजी का ज़्यादा मात्रा में प्रभाव बढ़ सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है उसके द्वारा सुझाए गए उपायों के बारे में भी चर्चा या उपायों के
गैर मौद्रिक उपाय हैं, इसकी इंडेक्स बना ली है, इसको आप एक बार बना लीजिए। इसके बाद जब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो भुगतान संतुलन में असाम्य को ठीक करने के मौद्रिक उपाय और गैर मौद्रिक उपायों का विस्तार पूर्वक जो है चर्चा की जाएगी इसके अंतर्गत। इसको बना लो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके उपायों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।